प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलापुर में कच्ची पक्की गलियों के बीच एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और आंगन में एक बूढ़ा नीम। उसी घर में रहते थे माधव और उसकी बेटी सावित्री। माधव की उम्र 55 के ऊपर हो चली थी। एक समय था जब वही माधव गांव में सबसे तेज चलने वाला आदमी माना जाता था। लकड़ी के गट्ठर पीठ पर उठा लाता, खेत में हल चला देता और किसी की मजदूरी में 2 दिन में 4 दिन का काम निपटा देता। लेकिन अब उसका शरीर जैसे अपने ही बोझ से टूटने लगा था। कई महीनों से खांसी ने डेरा डाल रखा था। सांस छोटी पड़ती, सीने में जलन उठती और हाथ कांपने लगते। फिर भी वह रोज सुबह उठकर अपनी फटी सी कमीज के बटन लगाता और जंगल की तरफ निकल जाता लकड़ियां काटने, क्योंकि उसके सिर पर उधार था। 3 महीने पहले उसने गांव के साहूकार दीनदयाल से 20,000 रुपये लिए थे, ब्याज के साथ। पैसे इसलिए नहीं कि कोई शौक था, पैसे इसलिए कि सावित्री की मां बीमार पड़ी थी। दवा दारू में घर का आखिरी रुपया भी चला गया और फिर अचानक मां चली गई। माधव की दुनिया उसी दिन से जैसे बिखर गई थी। अब घर में 2 ही थे, बाप और बेटी, और उधार के कागज पर दीनदयाल का अंगूठा, काला, भारी, डरावना। उस दिन माधव जंगल के किनारे गांव से जरा बाहर वाली पगडंडी पर था। हंसिया चलाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। वह लकड़ी काटते काटते बीच बीच में रुकता, घुटनों पर हाथ रखकर सांस समेटता और फिर खुद को झिड़कता, माधव, रुक मत, घर चलाना है। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, बहुत घबराई हुई। बाबू। माधव ने पलटकर देखा। सावित्री दौड़ती आ रही थी। उसके बाल बिखरे थे। तू यहाँ? घर में क्या हुआ? सावित्री ने उसकी बांह पकड़ी। घर में कुछ नहीं हुआ, पर आप यहाँ क्यों आ गए? मैंने मना किया था ना। माधव ने हल्की मुस्कान बनाने की कोशिश की, पर खांसी ने मुस्कान तोड़ दी। वह खांसते खांसते झुक गया। सावित्री ने तुरंत उसकी पीठ सहलाई, जैसे मां अपने बच्चे को सहलाती है। देखिए, देखिए क्या हालत कर ली आपने। उसकी आवाज कांप गई। आपके सीने से आवाज आ रही है, फिर भी लकड़ी काट रहे हैं। माधव ने सांस खींची, खुद को सीधा किया और बोला, बेटिया, लकड़ी नहीं काटूंगा तो चूल्हा कैसे जलेगा? दीनदयाल का ब्याज कैसे दूंगा? सावित्री ने गुस्से और आंसू को एक साथ दबाते हुए कहा, दीनदयाल का ब्याज और आपकी जान की कीमत क्या है? माधव ने उसे गौर से देखा। उसकी बेटी अब छोटी बच्ची नहीं रही थी। उसके चेहरे पर गरीबी का धूल धुआं था, पर आंखों में एक चमक भी थी, अजीब सी जिद। सुन, तू डर मत, मैं 2-4 महीने और मेहनत कर लूंगा, फिर उधार उतर जाएगा। सावित्री ने होंठ काट लिए। और अगर आप ही नहीं रहे तो उधार कौन उतारेगा? मुझे किसके सहारे छोड़ देंगे? यह बात माधव के दिल में चाकू की तरह उतर गई। वह कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सावित्री के सिर पर हाथ रखा। मेरी बिटिया रोती नहीं है। मैं रो नहीं रही बाबू, मैं सोच रही हूँ। क्या सोच रही है? सावित्री ने गहरी सांस ली। आप घर चलिए, बस आज के बाद आप जंगल मत जाइए। मैं कुछ करती हूँ, कुछ ऐसा कि घर भी चले और आपका शरीर भी बच जाए। माधव ने हंसने की कोशिश की। तू क्या करेगी? तेरे नन्हे हाथ। मेरे हाथ नन्हे नहीं हैं बाबू। मैं माँ की बेटी हूँ और आपकी भी। माधव का गला भर आया। चल, घर चलते हैं। घर पहुंचे तो आंगन में नीम की छाया ढल रही थी। चूल्हे के पास राख बिखरी थी और दीवार पर मां की पुरानी फोटो टंगी थी, जिसे सावित्री रोज झाड़ पोंछ कर देखती थी।
माधव चारपाई पर बैठते ही जैसे टूट गया। आज शरीर जवाब दे रहा है। उसने बुदबुदाया। सावित्री ने पानी का लोटा सामने रखा। पहले हाथ मुंह धोइए, फिर खाना खाइए और आज दवा भी खाइए। माधव ने थकी आंखों से पूछा। दवा कहां से आएगी? सावित्री ने जवाब नहीं दिया, बस रसोई में चली गई। रसोई में भी कुछ खास नहीं था। थोड़ा सा चावल, नमक और एक कटोरी दाल। सावित्री ने दाल पतली की, उसमें प्याज नहीं था, बस लाल मिर्च और हल्दी। उसने चुपचाप रोटी सेंकी और मन ही मन कुछ तय करती रही। खाना परोसते वक्त उसने देखा माधव हरने वाले के साथ जैसे अपराध बोध भी खा रहा था। सावित्री ने धीरे से कहा, बाबू, आप मुझे एक बात बताइए। बोल। हमारे पीछे वाले हिस्से में जो छोटी सी जमीन है, वहाँ जो माँ सब्जी उगाती थी, वो अब खाली पड़ी है ना? माधव ने सिर हिलाया। हाँ बिटिया, पर उससे क्या होगा? वो तो बस घर के लिए होती थी। सावित्री की आंखों में चमक आ गई। बस घर के लिए नहीं होगी बाबू, अब उससे घर भी चलेगा और उधार भी उतरेगा। कैसे? सावित्री ने एक एक शब्द दबाकर कहा। हम उसी खेत में सब्जियां उगाएंगे, ज्यादा ठीक तरीके से, और आप रोज जंगल की जगह बाजार जाएंगे सब्जी बेचने। माधव ने जैसे तुरंत खतरा सूंघ लिया। बाजार? बिटिया, बाजार में बैठना आसान नहीं होता। वहां दलाल होते हैं, ग्राहक भाव काटते हैं, ऊपर से बीज, पानी, खाद, पैसा लगेगा। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, पैसा लगेगा पर जान तो नहीं लगेगी ना, और बीज मैं जुटा लूंगी। तू कैसे? सावित्री ने सिर झुका लिया। मैं कुसुम चाची के घर जाऊंगी, वह बीज बचाकर रखती हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं 2-4 दिन उनकी खेत में मजदूरी कर लूंगी। माधव की आंखें भर आईं। नहीं, मेरी बेटी मजदूरी करेगी? सावित्री ने उसकी तरफ देखा। तो आप मर जाएं, यही चाहते हैं? यह पहली बार था जब बेटी ने अपने आप को मार शब्द बोलकर सच की तरह सुनाया। माधव कुछ पल टेक बस देखता रहा। फिर उसने भारी आवाज में कहा, ठीक है, जैसा तू कहे। सावित्री ने राहत की सांस ली। कल सुबह हम खेत साफ करेंगे, फिर बीज डालेंगे, फिर रोज पानी देंगे, और जब सब्जियां निकलेंगी तो हम डरेंगे नहीं बाबू, हम बेचेंगे। माधव ने सिर हिलाया। और दीनदयाल? सावित्री ने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, दीनदयाल को पैसा चाहिए, हमारी जमीन नहीं। हम पैसा देंगे, जमीन नहीं देंगे। अगले दिन सुबह दोनों खेत की ओर गए। खेत बहुत बड़ा नहीं था, बस घर के पीछे आधा बीघा, मगर मिट्टी अच्छी थी। माँ इसी मिट्टी में तुलसी लगाती थी और सावित्री का माथा उसी तुलसी की महक से भरा रहता था। वे खेत साफ ही कर रहे थे कि रास्ते में से गुजरते दीनदयाल ने देख लिया। दीनदयाल मोटा आदमी था, पेट आगे निकला हुआ, गले में सोने की चेन और आंखों में ऐसे तीखेपन जैसे सामने वाला हमेशा दोषी ही हो। उसने दूर से ही आवाज लगाई, ओ माधव। माधव का शरीर एक पल को ठंडा पड़ गया। उसने सावित्री की तरफ देखा। सावित्री ने बस धीरे से कहा, डरिए मत बाबू, बोलिए। दीनदयाल पास आया। क्या हो रहा है? खेत में हाथ लगा रहे हो? उधार उतर गया क्या? माधव ने सिर झुकाकर कहा। नहीं भैया, कोशिश कर रहा हूं। दीनदयाल ने व्यंग्य से हंसकर कहा, कोशिश? 3 महीने हो गए, ब्याज बढ़ रहा है, मुझे अपना पैसा चाहिए। सावित्री आगे आई। दीनदयाल काका, हम पैसा जरूर देंगे, बस हमें थोड़ा समय और दीजिए। बाबू की तबीयत। दीनदयाल ने बीच में काटा। तबीयत, बीमारी, ये सब बहाने हैं। पैसा चाहिए मुझे।
काका, हमने काम बदला है। अब हम सब्जियां उगाएंगे और बेचेंगे। बस 2 महीने। दीनदयाल ने खेत की मिट्टी को जूते से कुरेदते हुए कहा। 2 महीने? ठीक है, आखिरी बार सुन लो। 1 महीने। 1 महीने बाद पैसा नहीं आया तो इस जमीन पर मेरा हक होगा, कागज में लिखा है। माधव के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसकी सांस अटक गई, लेकिन सावित्री ने उसकी तरफ देखा। फिर दीनदयाल की आंखों में आंख डालकर बोली, काका, पैसा 1 महीने में आएगा, हम देंगे, पर जमीन नहीं जाएगी। दीनदयाल ने हंसकर कहा, बड़ी जुबान हो गई है लड़की की। ठीक है, देखेंगे। वह चला गया। उसके जाते ही माधव जमीन पर बैठ गया। 1 महीना बिटिया, 1 महीना बहुत कम है। सावित्री ने उसके पास बैठकर कहा, कम है, इसलिए हम रोएंगे नहीं, काम करेंगे। माधव ने हिलती आवाज में पूछा। और अगर नहीं हुआ? सावित्री ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तो भी हम हार नहीं मानेंगे बाबू, माँ की कसम। रात को घर में अजीब चुप्पी थी। चूल्हा जल रहा था, पर मन बुझा था। माधव बाहर आंगन में बैठा था, नीम के नीचे। सावित्री उसके बगल में आकर बैठ गई। माधव ने धीरे से कहा, मेरी वजह से तुझे ये सब सहना पड़ रहा है? आपकी वजह से नहीं बाबू, हालात की वजह से, और हालात बदलेंगे। कैसे? सावित्री ने सामने अंधेरे में देखते हुए कहा, कल से हम सुबह शाम पानी देंगे, और मैं गांव में 2 घरों में जाकर कह दूंगी कि हमारी सब्जी ताजी होगी, सीधे खेत से। ग्राहक पहले से बनेंगे। जब सब्जी निकलेगी हम 2 जगह बेचेंगे, आप चौक पर, मैं मंदिर वाली गली में। माधव ने चौंक कर कहा, तू बाजार में बैठेगी? हाँ, अगर जमीन बचानी है तो शर्म और डर दोनों छोड़ने पड़ते हैं। माधव के गाल पर आंसू लुढ़क आया। तू तो बहुत बड़ी हो गई है। सावित्री ने धीमे से कहा, बड़ा होने का शौक नहीं है बाबू, मजबूरी है। फिर कुछ देर तक दोनों बस नीम की पत्तियों की सरसराहट सुनते रहे। आखिर माधव ने कहा, चल सो जा, सुबह जल्दी उठना है। सावित्री ने सिर हिलाया। हाँ, और बाबू, कल से आप जंगल का नाम मत लेना, वादा। माधव ने बहुत धीरे से कहा, वादा। अगली सुबह सावित्री सबसे पहले उठी। आंगन में रखा घड़ा खाली था। फिर उसने चूल्हे की राख हटाई, 2 सूखी लकड़ियां जलाईं और माधव के लिए पानी गर्म कर दिया। माधव खांसते हुए बाहर आया तो सावित्री ने बिना कुछ कहे उसके हाथ में गर्म पानी थमा दिया। माधव ने थकी आंखों से देखा। सावित्री हल्की मुस्कान के साथ बोली, 1 महीना है बाबू, सुबह भी हमारी है, शाम भी हमारी। माधव ने सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे बेटी नहीं, कोई मजबूत सहारा बोल रहा है। दोनों खेत पर पहुंचे। सावित्री ने पहले से तय कर रखा था कि इस बार सिर्फ 1-2 नहीं, तेज उगने वाली सब्जियां लगेंगी। पालक, धनिया, मूली और थोड़ी भिंडी, क्योंकि 1 महीने में वही काम आएंगी जो जल्दी तैयार हो। माधव ने मिट्टी उलटी तो सीने में दर्द उठा। वह रुक गया। सावित्री ने तुरंत कुदाल अपने हाथ में ले ली। आप बस मेड ठीक कर दीजिए, बाकी मैं करती हूँ। माधव ने झुंझलाकर कहा। मैं बूढ़ा नहीं हो गया हूँ। सावित्री ने शांत पर सख्त आवाज में कहा, आप बूढ़े नहीं हुए पर बीमार हैं, और मेरी जिद सुनिए, आज से आप अपनी ताकत बचाएंगे ताकि बाजार में टिक सकें। माधव चुप हो गया। यह वही चुप्पी थी जो तब आती है जब आदमी हारता नहीं, बस मान जाता है। बीज डालकर जब दोनों लौटने लगे, सावित्री बोली,
अब हर रोज सुबह पानी शाम पानी। और एक बात, किसी को उधार की बात नहीं बतानी, बस कहेंगे हम सब्जी उगा रहे हैं। माधव ने धीरे से पूछा, और दीनदयाल? उसे बस पैसा दिखेगा बाबू, डर नहीं। 3 दिन बाद पौधे निकलने लगे, छोटी छोटी हरी पत्तियां, जैसे उम्मीद का पहला निशान। माधव ने पहली बार सच में मुस्कुराकर कहा, देख, निकल आए। सावित्री ने पौधों को छूकर आंखें बंद की। माँ देख रही होंगी। लेकिन चौथे दिन दोपहर में मौसम बदल गया। तेज धूप के बाद अचानक हवा चली और अगले दिन पत्तियों पर कीड़ों के छोटे छोटे निशान दिखे। माधव घबरा गया। ये क्या हुआ? अब तो सब चौपट हो जाएगा। सावित्री ने पत्तियां पलटकर देखी, फिर बोली, चौपट नहीं होगा। कुसुम चाची ने बताया था, नीम की पत्ती उबालकर पानी छिड़क देंगे। वह भागकर नीम से पत्ते तोड़ लाई। दोनों ने नीम का पानी बनाया और खेत में छिड़क दिया। माधव ने उसे देखते हुए कहा, तू ये सब कहां से सीख गई? सावित्री की आवाज रुक गई। जब घर में माँ नहीं रहती बाबू, तो बेटी को जल्दी सीखना पड़ता है। माधव की आंखों में पानी आ गया। उसने बात बदल दी। चल, पानी दे दें। सावित्री सिर्फ खेती नहीं कर रही थी, वह बाजार भी तैयार कर रही थी। वह शाम को गांव की 2-3 गलियों में जाती। दीदी, हमारी सब्जी खेत से सीधी होगी। कल परसों से न ले जाना, ताजी मिलेंगे, भाव नहीं ठीक रखेंगे। किसी ने हंसकर कहा, अरे माधव की बिटिया, तू दुकान खोलेगी क्या? सावित्री ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, दुकान नहीं दीदी, पेट चलाऊंगी, जमीन बचाऊंगी। कुसुम चाची ने एक दिन उसे बुलाकर कहा, सावित्री, दीनदयाल बहुत चालाक है। कहीं भाव गिरवा दे, कहीं बाजार में तुम्हें बिकने न दे। सावित्री ने सिर हिलाया। मैं डरूंगी नहीं चाची, बस आप आशीर्वाद दीजिए। 15वें दिन सब्जियां तोड़ने लायक होने लगी। पालक की गड्डियां, मूली की सफेदी, धनिया की खुशबू, सब कुछ जैसे मेहनत का इनाम था। माधव ने कांपते हाथों से पहली गड्डी बांधी। क्या सच में बिक जाएगी? बिकेगी नहीं बाबू, दौड़ेगी। बाजार में पहुंचते ही असली दुनिया सामने थी। एक दलाल ने माधव के सामने आकर कहा, कितना भाव? माधव ने डरते हुए कहा। जैसा ठीक समझो। दलाल हंसा। तो फिर आधे में दे दे, नए लोग हो, समझते नहीं। सावित्री वहीं पास खड़ी थी। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, काका, आधे में नहीं, ये ताजी है और हमारे घर की पहली कमाई है। भाव वही होगा जो बाजार में चल रहा है। दलाल ने उसे ऊपर से नीचे देखा। लड़की बोल रही है? सावित्री की आवाज में आग नहीं थी, इज्जत थी। लड़की बोल रही है काका, और सच बोल रही है। पास खड़ी एक बूढ़ी औरत ने सब्जी उठाकर सूंघी। अरे सच में ताजी है। उसने 2 गड्डी खरीद ली। फिर धीरे धीरे दूसरे भी आने लगे। माधव की आंखें चमक उठी। बिटिया, बिक रही है। सावित्री ने धीमे से कहा, अब रोज बिकेगी, पर हमें तेज चलना है बाबू। उस दिन कमाई बहुत बड़ी नहीं थी, पर घर लौटते वक्त माधव की चाल में पहली बार जीत थी। रात को वह नोट गिनकर बोला, इतने से क्या होगा? सावित्री ने उसके हाथ पर हाथ रखा। एक एक ईंट से ही घर बनता है बाबू, और हम घर भी बना रहे हैं, और भविष्य भी। दिन बीतते गए, सब्जियां बिकती रहीं,
लेकिन दीनदयाल का 1 महीने वाला वक्त खत्म होने को था। एक शाम वह खुद उनके दरवाजे पर आ गया। माधव, समय खत्म, पैसा कहाँ है? माधव का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते डरते कहा, भैया थोड़ा सा और। दीनदयाल गरजा, और? अब नहीं, कल तक पैसा नहीं आया तो समझ लेना। सावित्री बीच में आई। काका, कल नहीं, 2 दिन दीजिए, हम दे देंगे, ब्याज समेत। दीनदयाल ने तिरछी नजर से कहा, 2 दिन? ठीक, पर याद रख, जमीन मेरी। वह चला गया। दरवाजा बंद होते ही माधव टूट गया। बिटिया, अब क्या? 2 दिन में? ये तो असंभव है। असंभव नहीं है बाबू, बस हमें एक आखिरी दांव खेलना होगा। क्या? कल सुबह हम खेत की सारी तैयार सब्जियां तोड़ेंगे। आप चौक पर बैठिए, जहां भीड़ ज्यादा है। मैं दूरी वाली गली में बैठूंगी, जहां औरतें जल्दी खरीद लेती हैं। और मैं पहले से जिन घरों में बोली हूँ, वहां भी एक एक गड्डी छोड़ आऊंगी। भरोसा बनेगा, फिर वो लौटकर ज्यादा लेंगे। माधव ने हकलाकर कहा। पर तू अकेली? सावित्री ने उसकी आंखों में देखा। बाबू, अगर माँ होती तो क्या वो मुझे रोकती? और अगर आप मुझे रोकेंगे तो आप मेरी हिम्मत तोड़ देंगे। माधव की आंखों से आंसू गिर पड़े। नहीं, मैं नहीं रोकूंगा। बस कल बाबू, कल के बाद हम आजाद होंगे। अगली सुबह दोनों अंधेरे में ही खेत पर पहुंच गए। हाथ तेज चले, सांसें भारी रहीं, पर काम रुका नहीं। सावित्री ने गड्डियां इतनी साफ बांधी कि देखने वाला भी कहे। चौक पर माधव ने आवाज लगाई, ताजी सब्जी, खेत से सीधी। पहले लोग भाव काटने आए, फिर गुणवत्ता देखकर रुकने लगे। दूसरी वाली गली में सावित्री की आवाज कम थी, पर असर ज्यादा। वह हर ग्राहक को देखकर कहती, दीदी आज ले जाइए, कल नहीं कहूंगी, क्योंकि कल हमारा हिसाब चुकाना है। एक औरत ने पूछा, किसका हिसाब? सावित्री एक पल रुकी, फिर सच बोल दिया, साहूकार का, जमीन बचानी है। औरत ने एकदम से 2 के बजाय 4 गड्डी उठा ली। ले बेटा, तेरे हाथ की मेहनत है, भगवान भला करेगा। धीरे धीरे कई लोग ऐसे ही मदद करने लगे। कोई भाव नहीं काटा, किसी ने ज्यादा ले लिया, किसी ने कहा बाकी पैसे बाद में। पर सावित्री ने मना कर दिया। नहीं दीदी, आज नकद चाहिए। शाम तक दोनों के पास अच्छी रकम इकट्ठा हो चुकी थी, इतनी कि दीनदयाल का ब्याज समेत हिसाब बन जाए। घर लौटकर माधव ने पैसे कपड़े में बांधते हुए कांपती आवाज में कहा, बिटिया, हो गया, सच में हो गया। सावित्री ने पहली बार खुलकर रो दिया। माँ, देख रही होंगी बाबू, हमने घर नहीं टूटने दिया। अगली सुबह दोनों दीनदयाल के घर पहुंचे। दीनदयाल चौकी पर बैठा था, जैसे पहले से इंतजार में। उसने रूखेपन से पूछा, लाए? माधव ने कपड़ा खोला, नोट सामने रख दिए। काका, पूरे, ब्याज समेत। दीनदयाल ने नोट गिने। उसकी आंखों में एक पल को हैरानी आई, फिर उसने उसे दबा लिया। ठीक है। सावित्री ने धीमे पर साफ शब्दों में कहा, अब हमारी जमीन हमारी रहेगी ना काका? दीनदयाल ने खींचकर कहा, हाँ हाँ, रख लो, मगर याद रख, फिर उधार मत लेना। माधव ने सिर झुकाया। नहीं लेंगे। सावित्री ने पहली बार भीतर से हल्का महसूस किया, जैसे सीने पर रखा पत्थर हट गया हो। घर लौटते वक्त माधव रास्ते में रुक गया।
उसने आसमान की तरफ देखा, फिर सावित्री की तरफ। बिटिया, अगर तू ना होती तो। सावित्री ने तुरंत उसकी बात काट दी। अगर मैं ना होती तो भी आप लड़ते बाबू। बस फर्क इतना है कि इस बार आपकी लड़ाई में मैं साथ थी। माधव की आंखें भर आईं। चल आज म्यान की फोटो लेके उम्र दिया जलाते हैं। सावित्री ने सिर हिलाया। हाँ,